मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसने आज फिर से सुप्रीम कोर्ट बनाम केंद्र सरकार की बहस को शुरू करवा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट को भारत के राष्ट्रपति की तरफ से 14 सवाल भेजे गए हैं और पूछा गया है कि अगर आप कानून का इतना ही सही इंटरप्रिटेशन जानते हैं तो ये लीजिए हमारी तरफ से प्रश्न और इनका जवाब समय रहते भिजवा दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब इन जवाबों की प्रतीक्षा है, क्योंकि न्यायपालिका को आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार है, या उल्टा कहिए कि राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत न्यायपालिका से सलाह मांग सकता है। लेकिन यह सलाह मांगने की कहानी क्या है और यह किस तरह का प्रश्न है जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से पूछ रहे हैं? और यह सवाल इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई जवाब आएगा तो कहीं वो जवाब ही कानून ना बन जाए। आपसे राय मांगी गई और राय मांगकर आपसे अगर जवाब के अंदर आपने कुछ ऐसा कहा जो भविष्य में वर्डिक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ जाने लगा, तो ऐसी चिंता के देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच बिठानी होगी। और संवैधानिक बेंच में जब जजेस बैठेंगे तो निर्णय सोच समझ कर देंगे। तो आइए आज के सेशन में शुरुआत करते हैं इस जानकारी की और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई पेशकश। हमारे राष्ट्रपति ने वो कौन से 14 सवाल हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया है। राष्ट्रपति पर चूंकि डेडलाइन लगाई गई थी, इसलिए राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक दीवार खड़ी कर दी है। यह सारा मसला शुरू कहां से हुआ? शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु राज्य में चल रहे राजनीतिक घमासान, जिसमें राज्य सरकार बनाम गवर्नर के बीच की खींचतान पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का आदेश दे दिया था। कहा था कि आप अपने पास किसी भी बिल को 3 महीने से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। और जब राष्ट्रपति बिल को होल्ड नहीं कर सकते, इस बात से राष्ट्रपति समेत सरकार के अधिकांश लोग परेशान हो गए कि इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति को आदेश दे दिया है कि आपको 3 महीने के भीतर भीतर आपको यह सारा काम सेटल करना होगा। तो आइए मैं आपको ये 3 महीने की पूरी कहानी सुनाता हूं, जिसके चलते उपजे विवाद में उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करते हुए कहा कि आप लोग आर्टिकल 142 का उपयोग न्यूक्लियर मिसाइल की तरह कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के साथ जुड़े रहे पूर्व नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि आप इंदिरा गांधी जी का समय भूल गए, जब कोर्ट के कहने पर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा था, उनकी सांसदी चली गई थी। इस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष में लंबा घमासान भी रहा। इस पर हमने डिटेल में ऑलरेडी इसी चैनल पर सेशन किया हुआ है, लेकिन आज जहां से यह मसला शुरू हुआ वहीं से लेकर चलते हैं। वर्तमान में भारत के अंदर नए सीजेआई बीआर गवई हैं और उनके लिए पहला चैलेंज यह है कि वो राष्ट्रपति को इन 14 सवालों का क्या जवाब भेजते हैं। ये जवाब कौन से होंगे उसके बारे में अवश्य बताएंगे, पहले लेकिन सवाल जान लीजिए और सवाल जानने की संवैधानिक ताकत जान लीजिए। आर्टिकल 143 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ताकत देता है राष्ट्रपति को कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है अगर उनकी नजर में कोई संवैधानिक या विधिक प्रश्न फंसा हो। ऐसे में राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे हैं। इन सवालों की प्रासंगिकता को आप विषय के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए इन सवालों को जान लीजिए। पहला प्रश्न है, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उनके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? यह प्रश्न बड़ा सहज आपको लग रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा विषय वस्तु का बैकग्राउंड दे देता हूं जिससे आप इसे समझ पाएंगे। असल मायने में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल के द्वारा जो राज्य के द्वारा उन्हें बिल भेजे गए थे उन पर साइन नहीं किया राज्यपाल ने, और साइन नहीं किया तो वो साइन ना करके उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिए। तो राज्यपाल क्या क्या कर सकता है? ये बात क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 200 के तहत ही राज्यपाल के पास पावर दी जाती है कि राज्यपाल कुछ कर सकते हैं। तो आर्टिकल 200 की अब यहां पर विस्तृत व्याख्या मांग ली गई है कि भाई जरा बताइए कि राज्यपाल के पास विकल्प क्या हैं। आपने तो कह दिया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से साइन करके देना है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा था जिस वजह से यह प्रश्न बने? असल में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कह दिया था आर्टिकल 142 की ताकत का उपयोग करते हुए कि राज्यपाल को जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो राज्य की है, अगर वो अपनी तरफ से बिल पास करके भेजे तो राज्यपाल की ड्यूटी है कि उसे वो पास करे। अगर वो पास नहीं करता और वापस लौटाता है तो कारण बताए, और अगर कारण बताने के बाद फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पास कर दे, अब तो उसकी जिम्मेदारी ही है कि वो पास करे।
अगर पास नहीं करता राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो हम ये डिसाइड करेंगे, हम ये चेक कर सकते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज्यपाल सरकार के खिलाफ होने के चलते या सरकार की नीतियों के समर्थन में ना होने पर ऐसा फैसला कर रहे हैं। हम उसकी न्यायिक समीक्षा तक कर डालेंगे। तो एक तरह से राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी काम का नहीं छोड़ा। राज्यपाल की पावर को इतना न्यून कर दिया कि राज्यपाल पद, या फिर कहिए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो अपने प्रतिनिधि विभिन्न राज्यों में भेजे जाते हैं, उन प्रतिनिधियों का पद बहुत ही सूक्ष्म प्रतीत होने लगा। राज्यपाल का महत्व ही लगभग खत्म के बराबर हो गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ताकत का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति तक को नाप दिया और कह दिया कि आप भी अपने पास किसी राज्य से आए हुए बिल को 3 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकते। अगर आपने उस बिल को 3 महीने से ज्यादा रोका तो पहले तो कारण बताना उस राज्य को, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने राज्य के फैसले के विरुद्ध यानी कि राज्य की मंशा के विरुद्ध कोई फैसला लिया है तो वह हमारी न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। हम चेक करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट लपक से राज्यपाल से ऊपर बैठा और फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के ऊपर सिर पे जाके बैठ गया और कहा करो साइन। मैंने कहा करो साइन, और अगर नहीं कर पाए 3 महीने की मोहलत है, अदरवाइज हम चेक करेंगे। और हमको कन्विंस होना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि हमारा देश का राष्ट्रपति भी खुद को यही समझने लग गया कि मुझे संविधान ने दर्जा दिया है, मैं संरक्षक हूं संविधान का, और आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मेरे अनुसार काम करो। राष्ट्रपति के साथ जो ये बर्ताव हुआ, इसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुए। मतलब कोर्ट न्यायपालिका के खिलाफ तो प्रोटेस्ट नहीं, दबे स्वर में जो है ना वो इनके खिलाफ विरोध हुआ। खैर, राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्रिपरिषद की क्या सलाह से बंधे हुए हैं? और अगर सलाह से बंधे हुए हैं ही तो अगला सवाल तो यही बनेगा, फिर राज्यपाल की जरूरत क्या है? अगर उसको फैसला मंत्रिपरिषद के अनुसार लेना ही है तो राज्यपाल हटा दो। मंत्रिपरिषद ने कह दिया तो कबूल है। तीसरा सवाल, क्या राज्यपाल के फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? राज्यपाल ने फैसला कर दिया तो हम ये मान लें कि अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या फिर जाकर के न्यायपालिका में चैलेंज करेंगे। क्या आर्टिकल 361 राज्यपाल के फैसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है? अगर संविधान में राज्यपाल के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है तो क्या अदालत कोई समय सीमा तय कर सकती है? क्योंकि आपने कह दिया कि 1 महीने में फैसला देना है और राष्ट्रपति को कह दिया 3 महीने में फैसला देना है। भाई कहां लिखा हुआ है ये? संविधान की कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है कि आपको 3 महीने में फैसला देना है? आपको यह लगता है कि जनता का काम नहीं अटकना चाहिए तो उसका तरीका बता सकते हो, उस पर अपनी टिप्पणी कर सकते हो, फैसले दे सकते हो, लेकिन आपने तो दिशा दे दी कि आप 3 महीने में ही करोगे। यानी कि आपने तो राष्ट्रपति को आदेश दे दिया। इस विषय के ऊपर बात हुई। साथ ही क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? राष्ट्रपति ने अगर फैसला कर दिया और आप कह रहे हैं कि हम उसकी न्यायिक समीक्षा करेंगे, आप मतलब राष्ट्रपति से ऊपर बैठे हुए हैं, क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? 3 महीने का जो समय लगाया उस पर सवाल पूछ लिया। क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? भाई टेक्निकली फिर तो आपने ऐसा कर दिया कि राष्ट्रपति से कहा कि अगर आपको लगता है कि इस राज्य के मामले में क्या फैसला लेना है और आपको दिक्कत हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लो। तो टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इतना ऊपर स्थापित कर दे रही है, फैसला कराना है आओ मुझसे करा लो। तो इस तरह से क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले अदालत सुनवाई कर सकता है क्या? मतलब फैसले लागू नहीं हुए, आपने सुनवाई कर दी। क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का उपयोग करके राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? क्योंकि अगर आपको लगता है कि 142 के माध्यम से, असल में हमारे संविधान में एक आर्टिकल दिया गया 142, जैसे आजकल न्यूक्लियर मिसाइल की संज्ञा दी है धनखड़ साहब ने, उसके अंदर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कार्रवाई करवा सकती है, एक्शन दिलवा सकती है। तो ऐसे में ना सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देना शुरू कर दिया 142 के तहत अगर, तो फिर तो सरकार चलाने की जरूरत ही क्या, फिर तो न्यायपालिका के आदेश से ही चल लो। क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू हो जाएंगे? जैसा तमिलनाडु को आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उनके 10 कानून को राज्यपाल के बिना ही लागू करवा दिया। तो कानून जो है वो, बिल जो है वो एक्ट बना ही नहीं। एक्ट बनने के लिए क्या होता है? राज्यपाल की मोहर जरूरी होती है, राज्यपाल का साइन जरूरी होता है। यहां पर राज्यपाल का साइन ही नहीं हुआ, सीधा गैजेट में प्रकाशित करा दिया। तो सवाल बड़ा बन गया, क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? भाई आपने कहा कि व्याख्या कराने के लिए हमारे पास आओ, हम व्याख्या करेंगे, तो क्या हमको भेजना अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों से मेल ना खाते हो?
क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? भाई साहब, ये जो सवाल जो आपको लग रहे हैं बहुत आसान, आपको तो ऐसा लग रहा है कि इनके जवाब यस और नो में दिए जाएंगे। असल मायने में जो भी सवाल जवाब के आंसर होंगे वो जवाब आने वाले समय की दशा और दिशा तय करेंगे, क्योंकि सरकारें फिर उन्हीं अनुरूप से चलना शुरू कर देंगी। ये जितने भी सवाल पूछे गए इन सब में संविधान इन्वॉल्व था, जिनमें सबसे ज्यादा विवादित है 200, जिसके चलते सारा विवाद हुआ है। असल में जब भी कोई विधानसभा अपनी विधानसभा से कोई सरकार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विधानसभा से कोई कानून पास करवाती है और राज्यपाल के पास भेजती है, तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होते हैं। या तो वो उसको परमिशन दे दे, फाइल को परमिशन दे दी, या मंजूरी को रोक ले कि भाई रुको अभी मैं नहीं दे सकता, या राष्ट्रपति के पास भेज दे कि साहब देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें मूल अधिकार जैसी चीजें या नीति निर्देशक जैसी चीजें प्रभावित हो रही हैं, तो आप इसको राष्ट्रपति से एक बार पूछ लीजिए। और पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेज सकता है कि मुझे इसमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, एक काम करिए कि आप इसे विधानसभा से जाकर कंफर्म कर लीजिए, वहां से पता चल जाएगा। ठीक है साहब, ये बिल्कुल ऐसे ही, मतलब ये केवल सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, सरकारों पर ही नहीं, ये सब जगह आने वाला कानून होना चाहिए कि भाई ऐसे तो अधिकारियों के पास भी होना चाहिए। अधिकारियों को आदेश होना चाहिए कि आपको बिल पास करना ही है। फिर तो सरकारों का सिस्टम ही क्या रह गया, फिर तो रोबोट ही बैठा दो ना, रोबोट ही कर लेंगे, टक 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 टक, भाई ये पॉइंट मैच करो और आगे निकालते हुए ले जाओ। ये अपने आप में बड़ा मसला फैल गया है दोस्तों। ऐसे में गवर्नर और राष्ट्रपति की पावर जो है पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज होती दिखती है। आपके दिमाग में एक पैरेलल प्रश्न चलना शुरू होगा और वो प्रश्न बड़ा अच्छा होगा। सही तो है सर, अगर कोई राज्य सरकार अपने द्वारा कोई कानून पास कराना चाहती है तो राज्यपाल को दिक्कत क्या है? चुनी हुई सरकार अगर ऐसा चाहती है तो बहुत बढ़िया, आप सही कह रहे हैं। लेकिन विचार कीजिए कि चुनी हुई सरकार कुछ ऐसा फैसला करे जो देश के हितों के खिलाफ हो, अर्थात कोई सरकार ऐसा फैसला लेने जा रही हो जिससे कि फैसला, जैसे तमिलनाडु ने थोड़े दिन पहले कहा कि हम तो अपने आप को थोड़ा ऑटोनॉमस टाइप से फील कराना चाहते हैं, मतलब अपने आप को एक स्वतंत्रता की तरफ ले जाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में अगर राज्यपाल कुछ भी किसी भी गतिविधि से यह महसूस करता है कि इससे देश की एकता अखंडता को नुकसान हो सकता है, तो राज्यपाल हो सकता है उस बिल को रोकना चाहे, क्योंकि राज्यपाल को अल्टीमेटली केंद्र सरकार ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा ही इसलिए है ताकि वो पूरी राज्य की मंशा तो समझ सके कि चल क्या रहा है राज्य में। अगर केंद्र अपने नुमाइंदों के माध्यम से यही ना पहचान पाए कि वो राज्य क्या चाहता है, तो फिर राज्यपाल का होने का मतलब क्या है? और फिर देश की फेडरल स्ट्रक्चर में जो आप कहते हैं कि केंद्र जो है वो मजबूत होना चाहिए, वो केंद्र मजबूत कैसे होगा? फिर तो उसके साथ दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से ये सारे के सारे प्रश्न उठते हुए आए, यानी कि आप टाइम लिमिट जो फिक्स किए ना, उसने सारे के सारे मसले खड़े कर दिए। तमिलनाडु से शुरू हुआ ये मसला अब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच पहुंच चुका है। धनखड़ साहब ने यह भी कहा कि जब आपके यहां के कोई जज अपने घर में रखे हुए नोट के बोरों समेत पकड़े जाते हैं, उस समय पर एफआईआर नहीं होती, तब न्यायपालिका क्या कर लेती है? यह प्रश्न बड़ा था और इस पर मैंने डिटेल में ऑलरेडी सेशन किया हुआ है। इसलिए आज तो प्रश्न केवल इतना ही है कि अब सरकार की तरफ से, यानी केंद्र सरकार की तरफ से राष्ट्रपति ने 14 प्रश्न भेज दिए हैं। अब राष्ट्रपति को जब इनके जवाब मिलेंगे तो देश के अंदर नई व्यवस्थाएं पैदा हो जाएंगी। व्यवस्थाओं से मेरा मतलब है कि आने वाले समय में राज्य के और केंद्र के कानून पास करने के जो तरीके हैं उनमें एक नई दिशा मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।